हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो जैसे कि हम आपका केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट किए थे और हम उसमें हमारा ये लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें कि हमने लेक्चर नंबर 1 में केमिकल काइनेटिक्स की आवश्यकता क्यों हुई, उसमें आपको एवरेज रेट क्या होता है। उसके बाद हमने एवरेज रेट पे कुछ आपको क्वेश्चंस भी कराए हैं जो कि प्रीवियस ईयर नीट और जेईई में आए हुए थे। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, किन किन फैक्टर पे आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वह डिपेंड करेगा। मतलब अगर मैं ऐसे बात करूं कि अगर मान लो A + B से प्यारे बच्चों प्रोडक्ट A मिल रहा है, तो ऐसा क्या क्या फैक्टर है जिनसे कि अगर ऐसा क्या फैक्टर है कि हमारा प्रोडक्ट क्या हो जाए, इंक्रीज कर जाए, या ऐसा क्या क्या फैक्टर है जो हमारे प्रोडक्ट को डिक्रीज करे। इसी को बोलते हैं कि ऐसा कौन कौन फैक्टर है जिससे कि रेट ऑफ रिएक्शन जिस पे डिपेंड करता है। तो बहुत ही बेहतरीन ट्रिक मैंने आप लोगों के लिए बनाया है और देखेंगे क्या है। मैं ट्रिक पहले बता देता हूं, इसके बाद क्या करेंगे कि हम इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो NCITCS, क्या बोला मैंने, NCITCS, यह हमको 6 फैक्टर बेसिकली याद रखने हैं जिन जिन पे यह इंपॉर्टेंट यह डिपेंड करता है। N से प्यारे बच्चों हैं नेचर ऑफ रिएक्टेंट, क्या है प्यारे बच्चों, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। C से है कॉन्सेंट्रेशन, क्या है, कॉन्सेंट्रेशन। जैसे कॉन्सेंट्रेशन की मैं बात करूं तो मैं अगर रिवर्सिबल रिएक्शन है तो प्रोडक्ट का भी कॉन्सेंट्रेशन हो सकता है, या ऐसे वन डायरेक्शनली है तो रिएक्टेंट का हो सकता है। I से क्या हो गया प्यारे बच्चों, इंटेंसिटी, क्या हो गया, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। T से प्यारे बच्चों हो गया टेम्परेचर, T से क्या हो गया, टेम्परेचर। और C से क्या हो गया आपका, कैटेलिस्ट, C से क्या हो गया, कैटेलिस्ट। बोलते चलिए हमारे साथ, C से कैटेलिस्ट, यस, ऐसे आवाज आना चाहिए। और S से क्या हो गया प्यारे बच्चों, सरफेस एरिया, S से क्या हो गया हमारा, सरफेस एरिया। तो मैंने बताया कि यह बेसिकली 6 फैक्टर हैं जिन पे की रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। पहला है नेचर ऑफ रिएक्टेंट, NCITCS, TCS मतलब टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, या TCS UCS नाम सुनते भी होगे आप। तो NCI, एक दिल्ली में NCR भी है, तो वो NCI अगर वो R होता तो NCR हो जाता, ठीक है। तो NCITCS, ठीक है। N से क्या हो गया, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, C से हो गया कॉन्सेंट्रेशन, I से हो गया इंटेंसिटी ऑफ लाइट, T से हो गया आपका टेम्परेचर, C से हो गया कैटेलिस्ट, और S से हो गया सरफेस एरिया। पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आराम आराम से सब कुछ पढ़ेंगे। तो मैं क्या करता हूं कि NCITCS, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, नेचर ऑफ रिएक्टेंट प्यारे बच्चों, नेचर ऑफ, यहाँ लिख लेता हूं, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। C से हो गया आपका कॉन्सेंट्रेशन, I से हो गया इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। बोलो प्यारे बच्चों, मेरे साथ बोलते चलिए तभी आपको आएगा। T से क्या हो गया, टेम्परेचर, T से क्या हो गया, टेम्परेचर। C से हो गया आपका कैटेलिस्ट, C से क्या हो गया आपका कैटेलिस्ट। और S से क्या हो गया प्यारे बच्चों, सरफेस एरिया। बिल्कुल जोश में पढ़ना है, समझे। रात को लगभग 11 साढ़े 11 की टाइम हो रही है, और जैसे कि पूरे दिन फिजिकल क्लासेस चलती रहती हैं, उसके बाद समय निकाल करके आप लोगों के लिए हम लोग वीडियो शूट करते हैं। तो मैं ऐसा करता हूं कि आपको वन बाय वन अच्छे से डिस्कस करने का प्रयास करता हूं। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग क्या करते हैं कि वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ये हमने आपको लिख दिया है NCITCS। अब देखो ध्यान से, जैसे कि पहला हो गया आपका नेचर ऑफ रिएक्टेंट, क्या हो गया प्यारे बच्चों, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। देखिए नेचर ऑफ रिएक्टेंट का मतलब यह है कि रिएक्टेंट कैसा है, बाय फिजिकली कैसा है, वह गैस में है, सॉलिड में है, लिक्विड में है, उसके अंदर बॉन्ड कैसा बना हुआ है, वो होमोजीनस रिएक्टेंट है या हेट्रोजीनस है। बहुत सारी बातें आपको इसमें पढ़नी पड़ेगी, इसका बहुत सारे विजन्स हो सकते हैं देखने का। तो मैं आपको ये पार्ट बता रहा हूँ कि फिजिकल स्टेट में अगर देखा जाए, कि फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग देखा जाए कि अगर नेचर ऑफ रिएक्टेंट फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन उस पर किस टाइप
किस तरीके से डिपेंड करता है प्यारे बच्चों। अगर मान लीजिए कि कोई भी रिएक्टेंट गैस नेचर का है, कोई भी रिएक्टेंट लिक्विड नेचर का है और कोई भी रिएक्टेंट सॉलिड नेचर का है। भाई रिएक्टेंट तो किसी भी नेचर का हो सकता है वो गैस हो सकता है वो लिक्विड हो सकता है वो सॉलिड हो। तो ऐसा प्यारे बच्चों जो गैसियस रिएक्टेंट होते हैं उनका रेट ऑफ रिएक्शन लिक्विड से ज़्यादा होता है, जो लिक्विड होते हैं उनका सॉलिड से ज़्यादा होता है, और सबसे कम रेट ऑफ रिएक्शन किसका होता है प्यारे बच्चों, सॉलिड का। यह मैंने आपको बताया कि नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे कैसे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। इसमें हमने बोला आपको फिजिकल स्टेट को लेकर के। बी पार्ट हम इसी का फर्स्ट का ही प्यारे बच्चों बी पार्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू केमिकल बॉन्ड, अगर हम प्यारे बच्चों बात करें तो इसमें जैसे क्या है कि कुछ हमारे होंगे आयनिक बॉन्ड, कुछ होंगे प्यारे बच्चों आयनिक बॉन्ड, और कुछ हमारे होंगे कोवलेंट बॉन्ड। वैसे तो इनको छोड़ के भी हो सकते हैं, बट बेसिकली हम इसी से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। किसी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो सकती है, मॉलिक्यूलर आपका मेटेलिक बॉन्डिंग हो सकती है, आयनिक बॉन्डिंग, बहुत सारे बॉन्डिंग होंगी, बट मैं आपको दो लेकर के समझाने का प्रयास करता हूँ। जनरली प्यारे बच्चों यह देखा जाता है कि जो आयनिक बॉन्ड वाले हैं रिएक्टेंट उनका रेट ऑफ रिएक्शन कोवलेंट के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। जैसे मैं अगर आपको बात करूं कि एक एग्जांपल से मैं समझाना चाहता हूं, AgCl प्लस NaOH लिया हमने प्यारे बच्चों, क्या बन गया हमारा NaCl प्लस H2O बन गया। फिर मान लो प्यारे बच्चों NaCl प्लस AgNO3 लिया प्यारे बच्चों, तो क्या बन गया हमारा, बोलो ध्यान से, AgCl और प्लस क्या बन गया NaNO3 बन गया। यह प्रिसिपिटेट होता है। तो यह जो है इनका जो रिएक्शन होता है वो फास्ट होता है। अगर मैं कोवलेंट की बात करूं तो इनका रिएक्शन होता है इसके तुलना में स्लो। में स्लो या फास्ट किसी की कंपैरेटिवली वैल्यू है, यह नहीं है कि इसका रिएक्शन बहुत ज़्यादा स्लो होता है, बट प्यारे बच्चों आयनिक से अगर कंपेयर किया जाए तो इसका हल्का स्लो होता है, ठीक है। तो जैसे कि अगर मैं बात करूं इन्वर्जन ऑफ शुगर कैन, अगर मैं C12H22O11 का बात करता हूं, इसका इन्वर्जन कराते हैं हम लोग, क्या कराते हैं, इन्वर्जन कराते हैं शुगर कैन का। तो आप जानते हो कि C6H12O6 प्लस C6H12O6 यह ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज बनता है। जैसे ये रिएक्शन थोड़ा सा स्लो है किसके तुलना में, एक आयनिक बॉन्ड या आयनिक कंपाउंड बोल सकते हो, इसको आयनिक कंपाउंड भी हम लोग बोल सकते हैं कि वैसा कंपाउंड जिसमें आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा हो और कोवलेंट कम हो या आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट हो। तो अगर इतना आप लोगों को लिखना है तो जल्दी से नोट डाउन करिए, फिर हम इसके आगे सी पार्ट देखेंगे और मैं चेक कर लूँ कि आपको बोर्ड विजुअल है या नहीं। बिल्कुल विजुअल है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए इतना आप लोग नोट डाउन करें जल्दी से। हमने क्या बताया कि फिजिकल स्टेट में गैस का ज़्यादा होगा, लिक्विड का, फिर सॉलिड का। फिर मैंने बताया कि आयनिक कंपाउंड है या कोवलेंट कंपाउंड है या आयनिक बॉन्ड है तो इसका रिएक्शन थोड़ा सा फास्ट होता है, इसका हल्का इससे स्लो होता है। स्लो या फास्ट एक कंपैरेटिवली वैल्यू है जिसमें मैंने आपको एग्जांपल देने का प्रयास किया। इसके बाद हम सी वाले पार्ट को लेकर चलते हैं, इसको मिटाते हैं ऊपर में ही, यह देखो ऊपर से ही मिटाते हैं। सी वाले अगर हम पार्ट की बात करते हैं तो प्यारे बच्चों एक होता है होमोजीनस रिएक्टेंट, सी फर्स्ट कहीं सी में बात कर रहे हैं हम लोग। एक होता है होमोजीनस रिएक्टेंट। अगर कोई भी रिएक्टेंट होमोजीनस है तो इनका रेट ऑफ रिएक्शन प्यारे बच्चों ज़्यादा होता है हेट्रोजीनस से। क्या होता है, इनका ज़्यादा होता है हेट्रोजीनस से। अब बहुत बच्चों को यह नहीं समझ में आ रहा होगा कि सर ये होमोजीनस रिएक्टेंट और हेट्रोजीनस रिएक्टेंट क्या है। होमोजीनस का मतलब होता है प्यारे बच्चों, ये नेम से ही पता चल रहा है, होमो मतलब सेम, मतलब इसका जो फेज होगा, जो स्टेट होगा वो सब में क्या होगा, सेम होगा। अगर मैं प्यारे बच्चों अगर एग्जांपल से समझाना चाहूँ तो मान लो ये प्रोडक्ट बना रहा हूँ प्यारे बच्चों, अगर यह गैस है तो ये भी क्या होना चाहिए, गैस, और प्रोडक्ट में भी क्या बनता है हमारा, गैस। ऐसे बोलते हैं हम लोग होमोजीनस रिएक्टेंट। हेट्रोजीनस में क्या है कि एक हमने गैस ले लिया हो या अदर कोई जो अदर रिएक्टेंट है उनका आपका फिजिकल स्टेट अलग हो, ठीक है, मतलब अलग अलग फिजिकल स्टेट हो तो उनको क्या बोलते हैं हम लोग, हेट्रोजीनस रिएक्टेंट। होमोजीनस रिएक्टेंट में रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू हेट्रोजीनस से। मैंने क्या बोला,
होमोजीनस रिएक्टेंट में रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा है एज कंपेयर टू हेट्रोजीनस के। तो हमने नेचर ऑफ रिएक्टेंट में आपको 3 बताने का प्रयास किया। इतनी बात क्या सबको समझ में आ गई? अब हम नेक्स्ट चलते हैं प्यारे बच्चों इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे, ठीक है। सॉरी कॉन्सेंट्रेशन है, सेकेंड क्या है हमारा? कॉन्सेंट्रेशन है। ओके, तो आप लोग मन से पढ़ा करिए प्यारे बच्चों, लाइफ में पढ़ाई ही सब कुछ है, ठीक है। बाकी चीज़ तो सब कुछ मिल जाता है टाइम पे, बस पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो, कभी भी लाइफ में निराश मत होना, ठीक है। तो हम सेकेंड पार्ट की बात करते हैं प्यारे बच्चों कॉन्सेंट्रेशन पे। कॉन्सेंट्रेशन जैसे किताबों में भी जनरली लिखा जाता है कि कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने पे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, वो गलत नहीं लिखा हुआ है, वो सही है कि अगर हम कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। जैसे मैं प्यारे बच्चों ए से कोई प्रोडक्ट बना रहा हूँ, अगर ए से मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ तो आर जो है आपका जो रेट होता है, अगर मैं एवरेज रेट की बात करता हूँ तो क्या लिखता हूँ? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर प्यारे बच्चों कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा करेंगे तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन भी ज़्यादा आएगा, और चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा आएगा तो रेट ज़्यादा आएगा। या प्यारे बच्चों अगर थोड़ा सा मैं और अपडेट करना चाहूँ तो मैं अगर आपको मैं बताऊंगा कि रेट लॉ का एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाता है। मैंने इसको क्या लिखा? R = K A⁴ n, जहाँ पे प्यारे बच्चों n बराबर क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आप लोग बिल्कुल ना घबराइए, ये सब हम बताएंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। अगर ये बताइए आप, ये क्या है हमारा? कॉन्सेंट्रेशन है, तो क्या मैं बोलूँ कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A के कॉन्सेंट्रेशन के पावर में n होता है। अब बताओ प्यारे बच्चों, अगर n हमारा पॉजिटिव इंटीजर हुआ, अगर हमारा n पॉजिटिव इंटीजर हुआ तो रेट इंक्रीज करेगा, अगर कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेगा तब। क्या बताया मैंने? कि रेट इंक्रीज करेगा अगर हम कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे तब। जैसे मैंने बोला कि रेट इज इक्वल टू, मान लो मैं 10 मोलरिटी लिया हूँ, क्या लिया हूँ प्यारे बच्चों? 10 मोलरिटी, और हमारा ऑर्डर n क्या ले रहा हूँ मैं? 2, तो यहाँ पे 2 करेंगे तो R कितना आ गया प्यारे बच्चों? मान लो यहाँ पे K है, K की भी कोई कांस्टेंट वैल्यू दे रखी है, तो क्या 100 K आ गया? नहीं आ गया। अगर हम A के जगह पे 10 लिया था, 10 के जगह पे अगर मैं 220 कर देता हूँ, क्या करता हूँ? 20, तो आप ही देखो प्यारे बच्चों K, और यहाँ पे कर दूंगा मैं 20 m लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि खुद ही एक कॉन्सेंट्रेशन का टर्म है, तो मैं सिर्फ 20 लिखता हूँ, तो ये आपका हो गया 2। तो क्या प्यारे बच्चों ये 400 K आ गया? नहीं आ गया। मतलब कि कॉन्सेंट्रेशन मैंने पहले 10 लिया था। मैं एक ऐसे एग्जांपल से एज्यूम कर रहा हूँ कि अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन A का 10 मोलरिटी लिया हूँ और इसका ऑर्डर n के जगह पे क्या है? 2 है, तो रेट कितना आ गया प्यारे बच्चों? 10 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे 10 का स्क्वायर आपका A बराबर जो आपका रेट होगा यहाँ पे A आपका, हाँ R बराबर हो जाएगा 10 का हो गया 100 K। इसके बाद जब मैं 20 लूँगा तो क्या हो जाएगा आपका? 400 K। तो जैसे ही हमने रेट कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज किया है, हमारा रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज किया है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है कि अगर कोई ज़रूरी नहीं है कि रेट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने पे रेट हमेशा इंक्रीज करेगा ही करेगा। आप ही सोचो, अगर n बराबर में -2 ले लिया, n बराबर क्या ले लिया? -2, तो R बराबर अगर मैं 100 मानता हूँ तो 10 के पावर में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? -2, तो R बराबर क्या हो जाएगा? K/100 हो जाएगा। बोलो क्लियर है या नहीं क्लियर है? अगर मैं अब जैसे कि हम जब कॉन्सेंट्रेशन 10 लिए थे, इसके बाद 20 लिए थे, अब देखो अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन 20 लेता हूँ तो प्यारे बच्चों 20 और इसके पावर में क्या हो जाएगा? -2, तो प्यारे बच्चों R बराबर हो गया हमारा K/400। अब बताओ कि पहले कॉन्सेंट्रेशन 10 था तो रेट हमारा K/100 था, अब कॉन्सेंट्रेशन हमारा 20 हो गया है तो रेट K/400 हो गया है। पहले के कंपेयर में हमारा रेट डिक्रीज हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ सर। तो प्यारे बच्चों माइंड में बिल्कुल नहीं रखना है कि कॉन्सेंट्रेशन हमेशा बढ़ाने पे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, यह नहीं है। बट हाँ, नॉर्मली अगर हम ऐसे प्रैक्टिकली अपने
डेली लाइफ में देखा जाए या जो हमारे प्रैक्टिकली हैं उसमें सामान्यतः जनरली कंसंट्रेशन बढ़ाने पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या करता है, इंक्रीज करता है। लेकिन आपको दिल में ये भी पता होना चाहिए कि नहीं, हमको रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन बढ़ाने पे हमेशा इंक्रीज नहीं करता। यह तो भाई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करता है। अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अप एंड डाउन हुए तो रेट में चेंज आने लगेंगे। क्या इतनी बातें बच्चों को समझ में आया? अगर समझ में आया तो हाँ लिखें, ठीक है, क्लियर है इतनी बातें। अब हम चलते हैं आपको नेक्स्ट आपके टॉपिक पे। नेक्स्ट जो फैक्टर जिस पे डिपेंड कर रहा है प्यारे बच्चों, वह है हमारा इंटेंसिटी ऑफ लाइट। यह थर्ड फैक्टर हुआ हमारा कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे कैसे डिपेंड कर रहा है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट प्यारे बच्चों, नेचर में कुछ ऐसे रिएक्शन पाए जाते हैं जो फोटो से सेंसिटिव होते हैं। मतलब कि जब तक उनको लाइट नहीं मिलेगा तब तक वो रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं जाएगा, मतलब प्रोडक्ट नहीं बनेगा। मतलब उसका रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे। समझ रहे हो? जैसे अगर मैं बात करूं, अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ोगे हैलो अल्केन एंड हैलो अरेन्स, तो उसमें आपको जो है प्रिपरेशन ऑफ हैलो अल्केन में हैलोजिनेशन पढ़ाया जाएगा। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ एक एग्जांपल में, पहले मैं लिख देता हूँ कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज बाय इंक्रीजिंग इंटेंसिटी ऑफ लाइट। देखो जैसे एग्जांपल में प्यारे बच्चों बता रहा हूँ, हैलोजिनेशन करा रहा हूँ। जैसे प्यारे बच्चों मैंने मीथेन ले लिया और इसका Cl2 ले लिया और यहाँ पे क्या ले लिया मैंने Hµ। यही आपका प्यारे बच्चों इंटेंसिटी ऑफ लाइट है। बेसिकली हम लोग क्या देखते हैं कि CH3Cl बनता है, फिर हम Hµ में Cl2 डालते हैं, वो तो हमेशा रहेगा ही रहेगा। तो ये रिएक्शन क्या चला जाएगा, CH2Cl2 चला जाता है। फिर हमारा Cl2 अगर Hµ रहता है तो CCl3 पड़ जाता है। और फिर प्यारे बच्चों हम लोग देखते हैं कि फिर रहता है तो फाइनली रिजल्ट हमारा CCl4 बन जाता है। यह जो है यह किस बात पे डिपेंड कर रहा है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे। एक एग्जांपल और लेते हैं हम, सेकेंड एग्जांपल इसको समझाने के लिए। जैसे आप H2 + Cl2 बनाते हैं, समझ रहे हो प्यारे बच्चों, ट्वाइस HCl हमारा बनता है। ये भी हमारा इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंडेंसी है इसकी। या आप जानते हो कि पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं वो सनलाइट के प्रेजेंस में ही बनाते हैं, तो उसमें भी हमें लाइट की ज़रूरत पड़ती है। तो कुछ रिएक्शंस होते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड करते हैं, मतलब उनका जो रेट ऑफ रिएक्शन है इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है। जनरली प्यारे बच्चों यह देखा गया है कि जब इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाते हैं प्यारे बच्चों, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी जनरली क्या होता है, बढ़ता है। क्या इतनी बातें हमारे मेहनती प्यारे बच्चों को समझ में आया या नहीं आया? इसका जवाब देंगे हमको। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है। तो क्या मैं अब अपना मूव करूं क्या टेम्परेचर पे, जो हमारा चौथा फैक्टर है जिसपे कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है, उस पर मूव किया जाए क्या प्यारे बच्चों? एग्जाम्पल्स वगैरह अच्छे से लिख लीजिए, ठीक है। मूव करते हैं। जिनको नहीं समझ में आया वो बताएंगे हमें, ठीक है, कमेंट कर सकते हैं। बाकी देखिए ध्यान से, हम लोग चौथा पढ़ेंगे प्यारे बच्चों कि फोर्थ फैक्टर क्या है। फोर्थ फैक्टर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि टेम्परेचर पे किस बात पे डिपेंड करता है। देखो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिस पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। प्यारे बच्चों नेचर में ऐसा देखा गया है, केमिस्ट्री एक बात समझिए, केमिस्ट्री सारी एक्सपेरिमेंटल डेटा पे बेस्ड है। केमिस्ट्री में पहले एक्सपेरिमेंट होता है प्यारे बच्चों, फिर रिजल्ट निकाला जाता है। तो ऐसा देखा गया है कि रेट ऑफ रिएक्शन प्यारे बच्चों, बोलिए मेरे साथ, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज। जैसे मैं अपवर्ड का साइन दे रहा हूँ, इसका मतलब कि इंक्रीजेज का है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर प्यारे बच्चों इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारा इंक्रीज करता है। थोड़ा सा बारूद भर लिया जाए, बारूद का मतलब गोला बारूद ना समझो प्यारे बच्चों, हम शिक्षकों के लिए तो बारूद यही है ना, इंक। और क्या हथियार हमारा क्या है, मार्कर है, चौक है, और इसका बारूद भाई इंक है, ठीक है। तो हमने इसमें थोड़ा सा इंक डाला कि आप लोगों को और अच्छे से दिखे। चलिए तो क्या करते हैं, हमने बोला
कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है टेम्परेचर इंक्रीज करने से। देखो होता क्या है कि इस चीज़ को सबसे पहले हमारे बहुत ही महान साइंटिस्ट आर्हेनियस साहब ने खोजा था। उन्होंने बेसिकली टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट के बीच में रिलेशन दिया था। पहले मैं ये बताओ कि R इजकल टू के ए टू द पावर में n, अगर मान लिया जाए प्यारे बच्चों कि A से कोई हमारा प्रोडक्ट बन रहा है तो यही हमारा क्या है R इजकल टू के ए के पावर में n। अगर मैं बात करूं कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K, अगर K बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। अब तुम कहोगे सर K क्या है, तो प्यारे बच्चों मैं सब पढ़ाऊंगा। K की यूनिट क्या होती है, K क्या है, K को बोलते हैं रेट कांस्टेंट। अच्छा, आर्हेनियस साहब ने रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच में एक इक्वेशन दिया है K इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ई अपॉन में R इंटू टी। यह ए है आर्हेनियस कांस्टेंट, या इसको प्यारे बच्चों प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी बोला जाता है। ये है हमारा एक्टिवेशन एनर्जी और टी क्या है हमारा टेम्परेचर। इस रिलेशन से होता है कि K इंक्रीज करेगा जब हम और टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो K भी इंक्रीज करेगा। अगर मैं इस चीज़ को फर्स्ट इक्वेशन मान लूँ और इसको सेकेंड इक्वेशन मान लूँ तो प्यारे बच्चों मैं बोल सकता हूँ कि नहीं कि रेट इज इंक्रीजेज बाई इंक्रीजिंग टेम्परेचर। बोलो भाई प्यारे बच्चों, मेरे साथ बोलो, जोश में रहना है भाई। रेट इज इंक्रीजेज बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ठीक है, मैंने इसको थोड़ा सा आप लोगों को हल्के में समझाने का प्रयास किया। वैसे आर्हेनियस इक्वेशन एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है। कोलिजन थ्योरी कहाँ से आया, एक कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है, मैं सारा डिस्कस करूँगा आप लोगों के सामने। इसके लिए आप बिल्कुल भी हेडेक ना लीजिए प्यारे बच्चों। तो हम देखते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है जब टेम्परेचर को हम लोग क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। देखो एक चीज़ नोट पॉइंट आप लिखना, अगर आप लिख चुके हो तो मैं यहाँ पे लिखाना चाहूँगा ऊपर में थोड़ा सा नोट करके, नोट स्टार मार्क करिए। ऐसा निकाला गया है कि बाई इंक्रीजिंग टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, बाई इंक्रीजिंग टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मैं 100 बोल दिया, सॉरी। बाई इंक्रीजिंग टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज बाई डबल भी हो सकता है प्यारे बच्चों और ट्रिपल भी होता है। जनरली डबल ही माना जाता है, क्योंकि डबल होगा कि ट्रिपल होगा यह टेम्परेचर कोफिशिएंट पे डिपेंड करता है। बट अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूं तो एनसीईआरटी में जैसे सेंटेंस में है आपका, और जैसे जनरली बुक्स वगैरह में आप एग्जाम्स में भी आते हैं कि अगर हम 10 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है पहले से डबल हो जाता है। फिर 10 डिग्री करेंगे तो फिर जितना है उसका भी डबल हो जाएगा, फिर 10 डिग्री करेंगे तो जितना है उसका भी डबल हो जाएगा। तो मतलब यह है कि जैसे जैसे टेम्परेचर हम इंक्रीज कर रहे हैं हमारा रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो क्या प्यारे बच्चों को इतनी बात समझ में आई? ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बात? आई होप आपको आई होगी। नहीं भी आई होगी तो आप वीडियो को फिर से देखिएगा, बिल्कुल आएगी प्यारे बच्चों। इसीलिए मैं बहुत ही आराम से बिल्कुल आप लोगों को डिलीवर करने का प्रयास कर रहा हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आए। अब देखिए नेक्स्ट प्यारे बच्चों हमारा जो है वह है कैटेलिस्ट। नेक्स्ट क्या है, कैटेलिस्ट। अब देखिए कैटेलिस्ट का नाम सुनते ही आप लोग तो समझ ही गए होंगे। ठीक है, आग में घी डालना। ठीक है, अब बताओ, अब मैं एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल लेता हूँ कि मान लो कि हमारा यहाँ पे चिंटू जी पढ़ाई कर रहे हैं। चिंटू अपने घर में क्या कर रहे हैं, हमारे पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा, चिंटू घर में पढ़ाई कर रहे हैं और जैसे ही चिंटू पढ़ाई कर रहे हैं, और किससे पढ़ाई कर रहे हैं भाई, मोबाइल लिए हैं हाथ में। मोबाइल लिए हैं हाथ में तो आपको भी पता है कि चिंटू अगर मोबाइल लिए हैं हाथ में तो पढ़ाई कर रहे हैं कि इंस्टाग्राम खोल रहे हैं कि फेसबुक चला रहे हैं। जैसे ही पापा एंटर किए ऑफिस से, इनके पिताजी पापा एंटर किए, किनके पापा, चिंटू के पापा। जैसे ही घर में एंटर मारे हैं चिंटू के पापा तो क्या हुआ, चिंटू मोबाइल रखे और तुरंत क्या किए, कॉपी किताब उठाएं और पढ़ने लगे। मतलब यह है कि चिंटू के लिए इनके पापा किसका काम कर रहे हैं, पॉजिटिव कैटलिस्ट की तरह। मतलब चिंटू की पढ़ाई किस बात पे डिपेंड कर रही है कि पापा कब आ रहे हैं। जैसे ही पापा आए चिंटू बुक्स लेकर पढ़ने लगे। जब तक पापा बैठे हैं 2 घंटे चिंटू के साथ,
एकदम चिंटू मन लगाकर पढ़ रहे हैं। जैसे ही पापा कहीं और चले गए दोस्तों के साथ मिलने के लिए, चिंटू फिर मोबाइल निकाल करके पढ़ने लगे। तो अब बताओ आप लोग कि चिंटू का पढ़ना किस बात पे डिपेंड कर रहा है, इनके पापा कब आ रहे हैं। अब देखो, जैसे मान लो चिंटू के कोई दोस्त आ गए मिंटू, अगर चिंटू के दोस्त आ गए मिंटू तो ये करें क्या, चिंटू चले गंगा किनारे घूमने, चले क्या, माहौल बहुत अच्छा बना है, मौसम है, बारिश का मौसम है, चला जाए क्या घूमने। तो चिंटू का कहेंगे चलो हाँ यार हम भी सोच ही रहे थे कि कोई आए हमको लेकर जाए। तो मिंटू ने चिंटू को लेकर चले गए और खूब वहाँ उन्होंने मस्ती किया। मिंटू कह रहे हैं क्या करोगे पढ़ लिख के, पढ़ाई लिखाई सब मोह माया है, कोई पढ़ के आज तक कुछ किया है क्या। तो अब बताओ कि मिंटू चिंटू के लिए नेगेटिव कैटलिस्ट की तरह काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। मतलब यह है कि चिंटू के पढ़ाई में बाधा, चिंटू के पढ़ाई को स्टॉप करने का काम कौन कर रहा है, मिंटू। लेकिन वही चिंटू को पढ़ने का काम कौन कर रहा है, उनके पिताजी। तो प्यारे बच्चों, इस छोटी सी कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि कैटलिस्ट दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव कैटलिस्ट और निगेटिव कैटलिस्ट। अगर पॉजिटिव कैटलिस्ट आ गया तो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा, अगर निगेटिव कैटलिस्ट आया तो रेट ऑफ रिएक्शन को घटा देगा। जैसे तो क्या लिखोगे यहाँ पे कि पॉजिटिव कैटेलिस्ट इंक्रीजेज रेट ऑफ रिएक्शन। बोलो प्यारे बच्चों मेरे साथ, पॉजिटिव कैटेलिस्ट इंक्रीजेज रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे मैं बहुत ही बेहतरीन एक एग्जाम्पल से समझाना चाहूँगा आप लोगों को, ठीक है। मैं ऐसे ही बना दे रहा हूँ, ठीक है। हमारे क्लास में तो बच्चे कहते हैं कि सर आप बस इंजीनियरिंग बनाते रहते हैं फिजिकल क्लास में। सबसे फेवरेट है 1 2 3 4 5, ठीक है। तो बच्चे कहते हैं कि सर आप जब भी होता है इंजीनियरिंग बना देते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये आपको चलो बना दिया मैंने, ऐसे डाल दिया, और यहाँ पे कोई डाल दिया बालक डबल बॉन्ड। हम यहाँ पे क्या लेते हैं, हाइड्रोजनेशन करा रहे हैं, H2 इन द प्रेजेंस ऑफ PDC। अब देखो प्यारे बच्चों, एक कैटलिस्ट है, करेगा क्या, इनके जो डबल बॉन्ड हैं, इनके डबल बॉन्ड को क्या करेगा, ये ब्रेक कर देगा। डबल बॉन्ड को क्या करेगा, ब्रेक कर देगा। कौन सा डबल बॉन्ड, ये वाला ना, इसको, इस वाले डबल बॉन्ड को क्या करेगा, वह ब्रेक करेगा। समझ में आ रहा है आपको बात। तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड था, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, ठीक है, ये हाइड्रोजन ऐड हो गया और ये डबल बॉन्ड खत्म हो गया। यह पॉजिटिव कैटलिस्ट का काम है। एक और एग्जांपल देखो, ट्वाइस CO प्लस O2, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ NO, क्या बन गया, ट्वाइस CO2, क्या बन गया प्यारे बच्चों, ट्वाइस CO2। यह पॉजिटिव कैटलिस्ट है, ये क्या है, कैटलिस्ट। एक बात और मैं बात ध्यान में रख लूँ कि पॉजिटिव कैटलिस्ट कभी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। क्या चिंटू के पापा आ रहे हैं तो क्या चिंटू पापा को देखकर पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन पापा पढ़ाई चिंटू के लिए नहीं कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं ना कि पापा जाकर के चिंटू का एग्ज़ाम दे देंगे, चिंटू का जा कर के एग्ज़ाम होमवर्क करके ले जाकर दे दें कि नहीं प्रिंसिपल जी लीजिए हमने चिंटू का होमवर्क कर दिया है। नहीं, कैटलिस्ट बस रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएंगे। मतलब जैसे कि जैसे इसमें कैटलिस्ट है, इसमें कोई पार्टिसिपेंट नहीं है, H2 जा कर के ऐड हुआ है, कैटलिस्ट बस इस रिएक्शन को कराने का काम कर रहा है। वैसे ही हमारा NO यहाँ पे कोई काम नहीं किया है, इस रिएक्शन के रेट को फास्ट कर दिया है। समझ में आई बात आप लोगों को। जैसे मैं अगर मैं छोटा सा एक ग्राफ के मदद से बताना चाहूँ तो देखो प्यारे बच्चों, आई होप यहाँ आप लोगों को बोर्ड दिख रहा होगा। यह मान लो मैं बता रहा हूँ एनर्जी है, क्या है प्यारे बच्चों, एनर्जी। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन या प्रोसेस ऑफ रिएक्शन। चलो मैंने माना कि यहाँ पे हमारा रिएक्टेंट है प्यारे बच्चों, और यहाँ पे हमारा क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। देखो जैसे क्या है कि यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी होती है। क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी। अगर मान लो मैं कैटलिस्ट नहीं दिया हूँ, मैं लिख रहा हूँ कि विदाउट कैटलिस्ट यह काम कर रहा है, विदाउट कैटलिस्ट क्या कर रहा है, ये काम कर रहा है। कोई भी रिएक्टेंट था वह एक एक्टिवेशन एनर्जी में गया और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। आप कहोगे सर एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, तो हम डिटेल में पढ़ाएंगे। जब मैं आर्हेनियस इक्वेशन पढ़ाऊंगा प्यारे बच्चों तो उसमें एक्टिवेशन एनर्जी पढ़ाऊंगा। जब मैं कैटलिस्ट का यूज करूंगा
तो आपका क्या आ गया, एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गया, डाउन हो गया। यह जो प्रोडक्ट बना है विथ कैटलिस्ट बना है, क्या बना है, विथ कैटलिस्ट बना है। जैसे क्या होता है कि एक्टिवेशन एनर्जी को जनरली डिक्रीज कर देता है कैटलिस्ट, इसी वजह से क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। जैसे यह ऊपर वाला जो डायग्राम है प्यारे बच्चों, यह विदाउट कैटलिस्ट है, इसीलिए इसको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ी और तब जाकर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ। और कैटलिस्ट देखो ये सब जा रहा है विद कैटलिस्ट, अगर अच्छे अच्छे पॉजिटिव कैटलिस्ट जोड़ते चले जाएंगे रिएक्शन में तो रेट ऑफ रिएक्शन को उतने अच्छे करते चले जाते हैं। इतनी बात समझ में आई। यहीं पे नोट कर लो कि नेगेटिव कैटलिस्ट डिक्रीजेज रेट ऑफ रिएक्शन, नेगेटिव कैटलिस्ट डिक्रीजेज रेट ऑफ रिएक्शन। मैंने क्या बोला है कि नेगेटिव कैटलिस्ट डिक्रीजेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ क्या, अब अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि क्या कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, आप कहोगे हम नहीं बता सकते हैं। अगर पॉजिटिव कैटलिस्ट है तो इंक्रीज करेगा, निगेटिव कैटलिस्ट है तो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज भी कर सकता है। तो क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ प्यारे बच्चों, ठीक है। अगर पापा आए चिंटू के पास तो चिंटू पढ़ने लगे, अगर मिंटू आ गए चिंटू के पास तो चिंटू घूमने लगे, है ना। तो मैं मिटाऊं क्या इसको, स्क्रीनशॉट ले लो आराम से, चलो। तो बहुत सारे ऐसे होते हैं रिएक्शंस जो कि नेगेटिव कैटलिस्ट की वजह से उनका रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज कर जाता है। लास्ट एंड ऑल्सो इम्पोर्टेंट फैक्टर सरफेस एरिया, प्यारे बच्चों सरफेस एरिया। तो देखो हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वह सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करता है। रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है, सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। कहा होता क्या है कि बाय इंक्रीजिंग या बाय इंक्रीजेज द सरफेस एरिया रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज। अगर हम सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं प्यारे बच्चों तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है। अब तुम कहोगे कैसे सर, थोड़ा और अच्छे से समझाइए। देखो क्या कभी आपने प्रेस करने वाले को देखा है, हाँ सर बिल्कुल देखा है। जैसे प्यारे बच्चों एक केजी कोयला लाया जिसका मान लो कितना सरफेस एरिया है, उसको मैंने हैमर से तोड़ के पूरा छोटे छोटे पीसेस में कर दिया, छोटे पीसेस में कर दिया। अगर आप 1 केजी का कोयला बिल्कुल एक पीसेस में लाए हो, बड़ा सा पीस है, तो उसको जलाने में आपको टाइम लगेगा, वह बर्न नहीं होगा जल्दी। अगर उसी कोयले को छोटे छोटे पीसेस में कर दोगे तो आसानी से बर्न हो जाता है, आसानी से जल जाता है। तो इससे क्या शिक्षा मिली कि जैसे सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है हमारा, इंक्रीज करता है। क्योंकि जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो हल्का वीक पड़ जाते हैं और केमिकल्स रिएक्शन हमारा अच्छे से होने लगते हैं। और एग्जाम्पल अगर आप लो तो जैसे मान लो कि अगर कोई गिलास लिया मैंने, उसमें एक आता है ना मिश्री, एक तो शुगर आता है चीनी, और चीनी से बड़ा वाला आता है जो पूजा वगैरह में प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है मिश्री, उसको डालो। और इसके बाद हम क्या करें कि जो शुगर है उसको बिल्कुल पाउडर बनाकर डालें, तो कौन जल्दी डिजोल्व हो जाएगा वाटर में, जो आपने पाउडर बनाया है। मतलब ये हुआ कि जब तुम पाउडर बनाते हो तो उसका सरफेस एरिया इंक्रीज कर जाता है, पार्टिकल्स की साइज छोटी हो जाती हैं, तो रिएक्शंस उनके ज़्यादा होने लगते हैं। मैंने आपको मतलब 2 एग्जांपल्स दे करके समझाने का प्रयास किया कि कैसे सरफेस एरिया इंक्रीज करने पे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है। एक तो मैंने कोयला वाला एग्जांपल दिया कोल का, कि अगर आप 1 केजी कोल लोगे और उसको एक ही पीसेस में है तो उसको बर्न कराना डिफ़िकल्टी है हमारे लिए, डिफ़िकल्ट टास्क है, और उसी को हम हैमर वगैरह से या किसी चीज़ से उसको छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में ब्रेक कर देते हैं, फिर उसको जलाते हैं तो आसानी से जल जाते हैं। तो इतनी बातें क्या सबको समझ में आई? इतनी बातें समझ में आई क्या आप लोगों को? बोलो सारे प्यारे बच्चों, इतनी बातें समझ में आ गई? तो हमने पढ़ा कि इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज, ये हमारा हो गया फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। मैं एक बार फिर से थोड़ा सा टाइम लूँगा, क्विक रिवीजन करा देता हूँ। मैंने बोला NCI TCS,
TCS मतलब मैंने बताया था कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, याद कर लो। NCI हो गया आपको, ठीक है। नेचर ऑफ रिएक्टेंट, नेचर ऑफ रिएक्टेंट के बारे में मैंने आपको बताया, कॉन्सेंट्रेशन घटाने बढ़ाने पे रेट ऑफ रिएक्शन घटता बढ़ता है, घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पे हमेशा बढ़ता है। कैटलिस्ट पॉजिटिव है तो बढ़ेगा, नेगेटिव है तो घटेगा। सरफेस एरिया बढ़ाने पे क्या होता है, हमारा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। तो ये सारे फैक्टर थे जो जिनसे कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होते हैं, घटते और बढ़ते हैं। अगर पसंद आया हो तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत जल्द मिलेंगे जिसमें हम लोग रेट लॉ पढ़ेंगे कि रेट लॉ कैसे है, ऑर्डर कैसे निकालते हैं, जीरो ऑर्डर क्या है, फर्स्ट ऑर्डर क्या है, ठीक है। सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।